बड़ी कामयाबी मिली है। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है और इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 3 आतंकी मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम तारिक, रियाज और शफी है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से 7 AK-47 राइफल, 16 मैगजीन्स बरामद की गई है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पुंछ पुलिस को बड़ी सफलता मानी जा रही है, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये जखीरा हथियारों का बरामद किया गया है और इसके अलावा 3 आतंकी के दहशतगर्दों के मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि इलाके में बहुत दिनों से इन तीनों की तलाश थी और आज पुंछ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन तीनों दहशतगर्दों के मुआविनीन को, मददगारों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के दाछीगाम इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। सीआरपीएफ और एसओजी समेत सुरक्षा बल निशात से लेकर दाछीगाम की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों की इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाछीगाम में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को ढेर किया गया था। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला कि दाछीगाम जो एरिया है यहाँ फॉरेस्ट का, निशात से लेके दाछीगाम तक एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला। हेवी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था। आपको बताते चलें कि एक इनपुट आया था जिसमें यह पता लगा कि कुछ आतंकियों की गतिविधि दिखी है इस एरिया में। आपको बताते चलें कि आज से ठीक 1.5-2 महीना पहले इन्हीं पहाड़ों में, महादेव के पहाड़ों में ही ऑपरेशन महादेव किया गया था, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और उसमें से एक आतंकी बाइसरन पहलगाम हमले में मुलव्विस था, शामिल था। वही इस वक्त जो आप ये रेंज देख पा रहे हैं, ये पूरी रेंज जो है ये महादेव दाछीगाम की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे चैलेंजिंग रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जब इस तरह की मोमेंट्स होती है, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस वक्त वेल इक्विप्ड है। ड्रोन्स के जरिए आज लगभग 4 से 5 घंटे तक लगातार सर्विलेंस रही। हालांकि आतंकियों से कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन चैलेंज ये है कि पिछले 5 से 6 महीने में 2 बड़े एनकाउंटर्स इसी दाछीगाम की रेंज में हमने विटनेस किए। पहला जो करीबन अक्टूबर-नवंबर में हुआ था, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था और ये वही आतंकी था जो जेडमो टनल के हमले में शामिल था। वही अगर हम अब बात करें तो ये आप इस वक्त नॉर्थ कश्मीर की रेंज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप इन पहाड़ों से क्रॉस करते हैं तो आप गांदरबल की तरफ चले जाते हैं, सेंट्रल कश्मीर की तरफ, और वहाँ से इजीली आप या तो सोनमर्ग की तरफ जा सकते हैं या तो फिर हंदवारा कुपवारा की तरफ जा सकते हैं बारामुल्ला एरिया से। वही अगर हम बात करें, ये जो आप अभी रेंज देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस है। राइट साइड की अगर हम बात करें इस रेंज की, तो अगर आप दाछीगाम से रेंज क्रॉस करते हैं तो आप इवेंचुअली साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में पहुंचते हैं और वहां से फिर कई सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट्स हैं जहां से जाया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आज सुबह एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला जब सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट्स मिले। हालांकि आतंकियों से कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कई सारी टुकड़ियां इस वक्त दाछीगाम बेल्ट में हैं और लगातार सर्विलेंस चल रही है। और ये सर्विलेंस आज से नहीं है। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर पुलिस की, एसओजी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, लगातार पिछले कुछ महीने से इस पर्टिकुलर एरिया में दाछीगाम के जब इनपुट्स मिल रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां इन एरियाज को सैनिटाइज करती है, प्रॉपरली ड्रोन से सर्विलेंस करती है और कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो यहाँ अगरचे कुछ आतंकी छुपे हुए हैं उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो, ताकि ये ऑपरेशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। कुल मिला के बात करें तो अभी इस वक्त अब की जब मौसम बदल रहा है और विंटर्स आ रहे हैं, उसके चलते हुए हम अक्सर देखते हैं आतंकी जो है इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ा बदल जाती है और ये अपना रुख जम्मू रीजन की ओर करते हैं। हमने हाल ही में देखा पिछले 2 साल से लगातार किस तरह से आतंकियों ने
जम्मू में वो एक कायराना हमले किए हैं जिस पे उन्हें अपनी मुंह की भी खानी पड़ी। और उम्मीद यही है कि अब कहीं ना कहीं जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले हैं इन पहाड़ों के बीच से, तो ये ऑपरेशन जो है सर्विलेंस का या कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ये जारी रहे, ताकि जो ये आतंकी हैं अब ये बेल्ट क्रॉस ना कर पाए। और इस बेल्ट को क्रॉस करके अगर वो त्राल से आगे निकलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली अनंतनाग से होते हुए, पहलगाम से होते हुए आगे फिर जो किश्तवाड़ का एरिया है, डोडा का एरिया है, वहां मिलते हैं। तो कोशिश यही है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इन आतंकियों को यहीं पे रोका जाए, ताकि आने वाले जो विंटर्स हैं उसमें जो हमने पिछले 2 साल में जम्मू में देखा वो अब आगे ना देखें। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर दाशी गांव से मैं सरोज कफील। पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके में अपने हेडक्वार्टर को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इस जगह को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में तबाह किया गया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि लश्कर और पाकिस्तान हुकूमत ने इसे फिर से बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाला है। सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली राहत इमदाद का इस्तेमाल, राहत पैसों का इस्तेमाल इस आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जगह ऐसे ही पड़ी थी। हालिया दिनों में बाढ़ के बाद इस परिसर को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई। बड़ी बड़ी मशीनों से 4 सितंबर को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे परिसर के गिर जाने के बाद मलबा हटाया गया और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। दावा है कि लश्कर को अगस्त में 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए और परिसर को हमले से पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत है। फंड की कमी को पूरा करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा को बाढ़ राहत का पैसा दिया जा रहा है। तो उधर भारत ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान और आतंकी गुट दोनों को एक जैसा मिलेगा। भारत ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान की सीधी संलिप्तता अब छिपी नहीं रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है, टोटल 15 करोड़ लगना है, जिसमें से बाकी डोनेशंस पे लिया जाता है कि हम गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, उनको हेल्प करेंगे। वो पैसा अब मुरीदके का हेडक्वार्टर बनाने। ये पिछली बार जब फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था तब भी इन्होंने यही किया। तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। पीओके में आतंकवादी शिविरों की दोबारा बनाने के लिए बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर युद्ध में हारा है और पूरी तरह हताश है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर उसने फिर से जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो भारत की सेना उसे करारा जवाब देगी। सीनियर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सर, हालांकि हमने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया ऑपरेशन सिंदूर में और कई ऐसे आतंकी कैंप पीओके में तबाह भी कर दिए। 14 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड वहां पे अनसर्टेनिटी रही है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी कभी भी प्रमोट नहीं हुई। और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो वहां मिलिट्री रूल ही ज्यादा रहता है और वो अपनी शरारतें जो हैं वो करते रहते हैं और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक सशक्त लीडरशिप है भारतवर्ष के पास और उसमें हम सक्षम हैं। चाहे उसने हमारे साथ डायरेक्ट 4 युद्ध किए तो चारों के चारों हमने जीते और अब पिछले 35 साल से वो प्रॉक्सी युद्ध हमारे साथ कर रहा है। जम्मू कश्मीर को तो वो हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसके साथ पंजाब में भी। तो मुझे लगता है कि अब हमारी जो अप्रोच है और जो सोच है ऑपरेशन संदूर के बाद, और आपको पता है कि वो ओपन रखा है हमने, ऑपरेशन संदूर इज ऑन। अगर वो कोई ऐसी नापाक हरकत करेगा तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा स्ट्रांग उसको झेलनी पड़ेगी, मार झेलनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान जैसे कहते हैं कि ये लोग जो हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही उसी भाषा में वो फिटिंग रिप्लाई देगा हिंदुस्तान भी। तो सशक्त भारत है, अगर यदि वापस आतंकी कैंप बनाए जाएंगे तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वापस उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर की सुचेतगढ़ सीमा पर एक बार फिर से ये इलाका सुर्खियों में। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सुचेतगढ़ सीमा सुरक्षा चौकी के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर अवैध प्रवेश कर गया था। आखिर कहां है सुचेतगढ़ की सीमा और क्या है इसका इतिहास? ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में सुचेतगढ़ कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वही दिखाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम आज ग्राउंड जीरो यानी कि सुचेतगढ़ पर उस जगह पर पहुंची है जहां से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शुरू होती है, यानी कि इंडो पाक के साथ भारतीय पाक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की वो पुलिस पोस्ट है या उनकी जो सुरक्षा चौकी है, और ठीक उसी के पैरेलल हमारी भी एक यहाँ पर सीमा सुरक्षा चौकी है जहाँ पर हमारे BSF के जवान जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर पहरा देते हैं और इसी तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी होती है। और ये जो सुचेतगढ़ है ये आज से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो सुचेतगढ़ है वो एक चुंगी पोस्ट हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर जो है वो कर संग्रह उस वक्त किया जाता था और यहीं से एक रेलवे लाइन जो है वो सियालकोट जाया करती थी। सियालकोट यहाँ से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। और अगर हम लोग सुचेतगढ़ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है वो यहाँ से मैज जम्मू से अगर हम लोग बात करें तो 28 किलोमीटर है, और यहाँ से ये आरएसपुरा से ये वाले सुचेतगढ़ जो है वो 10.5 किलोमीटर का यहाँ पर फैसला है। और जैसे मैंने कहा है कि 11 किलोमीटर आगे जाकर सियालकोट पड़ता है, और यहाँ पर जो है हमारे जो सीमा सुरक्षा बल जो है वो 24 घंटे यहाँ पर तैनाती करके जो है यहाँ पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। और अब यहाँ के अगर हम लोग पर्यटन विकास बोर्ड की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वो इस जगह को डेवलप करना चाहती है। यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी है वो भी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा जो है वो यानी वीकेंड में जो है BSF की ओर से यहाँ पर इस तरह से लोगों को आकर्षित करने के लिए जो है वो जो रिट्रीट सेरेमनी की जैसे मैंने बात कही है वो यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर मनोरंजक कॉम्प्लेक्स मॉल और लोगों को खाने पीने के लिए भी यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी भी खोलने की एक योजना है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र भी बनेगा और पर्यटन के लिहाज से भी ये क्षेत्र जो है वो विकसित होगा। कैमरा पर्सन साहिबा भट्ट के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 ज्वाइन के लद्दाख, हिमाचल। फिलहाल इसी के साथ हो गएंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मे नाव अब्दुल हमीद राथर, बस बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज़्यादा खो ज़्यादा। बेस बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाह हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान खसान फीस मो खसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज, तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यम यूनिट रोजन सेव, तम लगन मंदस मज बकार। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचा, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है।
उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी पीडीएफ और कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज टू इंस्टॉल द आरटीएस। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हमीरपुर के खैरी में बारिश की वजह से नाले में आया सैलाब से इलाकों में भारी तबाही। खैरी में नाले का पानी और मलबा 2 घरों में घुसा है। मलबे की चपेट में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी नौशहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डोडा के विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ लगाया गया पीएससी सरासर गलत है। उन्होंने साफ किया कि ये फैसला डीसी का नहीं बल्कि एक राजनीतिक फैसला था। हालांकि डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि विधायक को अपनी जबान पर लगाम देनी चाहिए थी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी नौशहरा में पंजीकृत श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दीर्घकालिक बीमारी, विकलांगता, विवाह सहायता और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब बच्चों की पढ़ाई को मजबूत करेगी और 10वीं और 12वीं के बाद भी छात्रवृत्ति मिलेगी। चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की 11 साल की नाकामी को बताया और कहा कि उनकी सरकार हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ये चेक आज दिए हैं, जो संस्कार के चेक दिए हैं उसके लिए तो मुझे दुख है, लेकिन बाकी लोग जो मैं पढ़ाई के लिए बच्चों को पैसे स्कॉलरशिप के या दूसरे पैसे दिए हैं उसके लिए मुझे खुशी और एक सुकून है। 5 साल कंप्लीट हों, वो माने कि 11 साल जो लोग इस इलाके में चुन के गए थे वो नकम्मे थे, नाकारे थे, कुछ करने वाले नहीं थे, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने 5 सालों में एक बदलाव किया और काम। दिल्ली में बलिदान दिवस पर कश्मीरी समिति दिल्ली का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कश्मीरी पंडित दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। वहीं इस मौके पर कश्मीरी समिति दिल्ली ने रेजोल्यूशन पास किया है। आपको बताएं कि कश्मीरी पंडित न्याय पुनर्वास सोसाइटी का गठन, सेपरेट होमलैंड की मांगों को लेकर नाराज है। मेरे साथ हैं सुमेर जी, जो कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं। सुमेर जी, आज किस तरीके से आप लोग आज के दिन को याद कर रहे हैं? कश्मीर समिति दिल्ली पिछले 36 साल से, जब से हमारा पलायन हुआ है कश्मीर घाटी से, और आज का दिन कश्मीर समिति दिल्ली और भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे विश्व भर में, वो आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो आज का दिन है, क्यों इसको आप लोग इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं और कैसे क्या तमाम चीज़ें जो है इसको लेकर जो है वो आप लोग समझते हैं कि ये लोगों के सामने आनी चाहिए? कश्मीर घाटी में 13 सितंबर 1989 की बात है, जब पंडित टिकालाल टिपलू को वहाँ पर मारा गया, और तब से जितने भी वहाँ पर लोग मारे गए, चाहे वो आर्मी पर्सनल है, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे मैं हमारे वो नांदीमर के वो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे वहाँ पर शहीद हुए, सतीश टिक्कू, कहीं नीलकंठ गंजू, ऐसे बहुत सारे लीडर वहाँ पर मारे गए। और उनके याद में उनको हर साल 14 सितंबर को श्रद्धांजलि के रूप में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल हमारे को निराशा है, हमारे को केंद्र सरकार से अपेक्षा थी, आदरणीय मोदी जी से बहुत अपेक्षा थे कि सरकार हमारे सुध ले, हमारी समुदाय के लिए, बट आज तक 11 वर्ष हो गए, अभी तक कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन पैकेज, कोई डिसीजन नहीं हुआ, न उन्होंने हमारे को अभी तक उसकी रूपरेखा या हमारी बातें सुनी। आज तक हम निराश है, हमारे को निराशा है। वो एक हिंदू थे, उनको बोला गया कि आप हिंदू हो और मार देंगे, उनका वही दोष था। तो हम चाहते हैं सरकार से कि इसके लिए एक एसआईटी गठित करें, और इसके लिए हम अभी रूपरेखा तैयार करेंगे। हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट ललित अंबरदार ने कहा कि समुदाय पुनर्वास को लेकर निराश है और सरकार से जेनोसाइड को मान्यता देने और ट्राइब्यूनल बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में रहने से इनकार किया और कश्मीर में अलग से सेपरेट इलाका चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर उन्होंने कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इसे भारत के लिए काला धब्बा बताया। चीज़ें हैं और न्याय नहीं मिला, तमाम चीज़ें हुई। आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं? बात की जा रही है कि पुनर्वास होना चाहिए और जो है एक सेपरेट होमलैंड का एक आइडिया है कि उसके थ्रू जो है आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, जो रिटर्न और रिहेबिलिटेशन हमारी मेरे लोग, मेरी समुदाय बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। 36 साल हो गए और उनकी हालत ऐसी हो गई, सब लोग अपने पैरों पे खड़े हैं और जो अपने पैरों पे खड़े भी हैं उनको भी अपने घर जाने के उस शमशान घाट की याद आती है जहाँ पे उनके पूर्वज जिनका क्रियाक्रम हुआ था। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम वहाँ से क्यों निकले। हमारे साथ नरसंहार, तो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि औपचारिक तौर पे ये मान ले कि जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ वो नरसंहार था। अगर वो मानते हैं कि भारत जो ग्लोबल UN जो कन्वेंशन है जेनोसाइड का, उसका हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो हमको ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। सरकार को कुछ नहीं करना है, एक बार मान्यता दें कि कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो आप ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, उनकी तहकीकात होगी। ये नहीं कि एक आपने सरला भट्ट को उठाया, 3 साल पहले आपने सतीश तिक्कू के बारे में बात की, कभी आप जस्टिस गंजू की बात करते हैं और उच्चतम न्यायालय बोलता है कि हम कहाँ वो डोलेंगे। ये मजाक है। आप जेनोसाइड का डिनाइल जब करते हैं, जब उसको नकारते हैं, वो भी एक जेनोसाइड का ही एक हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि सरकार को ये मानना चाहिए। हम तभी वापस जाएंगे जब आप वो कंडीशन को रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने का एक ही तरीका है, एक औपचारिक तौर पे जेनोसाइड को मान लिया जाए, सजा मिलनी चाहिए और कश्मीरी हिंदू वापस उन घरों में नहीं जा सकते, उन इलाकों में नहीं जा सकते। हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के इस्लामिस्ट जो मेन स्ट्रीम जो है, उनको मैं मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलता हूँ, उनकी सरकार के अंदर तो रहना नहीं चाहते। हमें अलग से पनून कश्मीर की एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसका मार्गदर्शन में, जिसमें उल्लेख है, पूरी सरकार उसके बारे में जानते हैं। वो खाली सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए लाजमी नहीं है कि हम वहाँ पे अपना घर, अपना अस्तित्व दोबारा शुरू करें। वो हिंदुस्तान के लिए एक डेमोग्राफिक फुटहोल्ड कश्मीर में बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अभी देखा हसरतबल में कैसे भारतीय अशोक चिन्ह सिंबल को पत्थरों से तोड़ा गया। और याद रखिएगा, खाली उन्होंने अशोक चिन्ह पे हमला नहीं किया, उन्होंने साथ में जम्मू लिखा था, उससे भी उतनी नफरत है, उसको भी उन्होंने उस पे उसकी बेइज्जती की। वहाँ बात करने के लिए तो कश्मीरी पंडितों की एक ही मांग है कि न्याय की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी चाहिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कश्मीरी पंडित के भज्जू ने बताया कि जब पंडित टीकालाल टपलू की हत्या हुई थी तब उस वक्त डर का माहौल था, जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला बढ़ा और पलायन शुरू हुआ। मार्च 1990 में उन्हें और उनकी बहन को बस से कश्मीर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा और उन्होंने सरकार से सुरक्षा के साथ वापसी और नई शुरुआत के लिए अपील की। जब ये घटना हुई, इसके बाद भी हम कश्मीर में ही थे, लेकिन लोगों का पलायन शुरू हो चुका था और इस घटना से पलायन और तेज हो गया। तो हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो फंसा था वहाँ। निकलना तो सारे चाहते थे क्योंकि माहौल ऐसा पनप चुका था, ऐसा बन चुका था कि सबको पता थी हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादतियाँ होगी। और ख़ासकर जो फीमेल लोग थे उनकी चिंता लोगों को थी क्योंकि हमें पता था ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी कमांड पाकिस्तान में है, यहाँ बहू बेटियाँ सेफ नहीं रहेगी। और इस वजह से हम सोचते रहे कब निकले। जिसको जब मौका मिला वो निकला, अपना एक बैग कंधे पे लेके किसी को बताए बगैर उठ के निकल के चला गया। आपके परिवार ने भी ऐसा ही किया? कब निकले? हमारे परिवार में से सबसे पहले मैं और मेरी छोटी बहन निकली और वो भी बहुत लेट, क्योंकि मेरी बहन का एक सरकारी अपॉइंटमेंट हुई थी J&K बैंक में, सारा कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, इंटरव्यू होना था, इसलिए हम वहाँ फंसे हुए थे। वो कहती थी आज न कल मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मेरी तो नौकरी लग गई है पक्की, इस चक्कर में वहाँ बैठे रहे। लेकिन वो इंटरव्यू बार बार पोस्टपोन होता रहा। तो आखिरकार उसने भी सरेंडर किया, तो उसने कहा चलो अगर चलना ही है तो निकलते हैं।